50 वर्षीय पुष्पेंद्र व्यास राजस्थान के जिले जोधपुर में हाईकोर्ट रोड पर रहता था। पावटा स्थित एक कंपनी में वह सुपरवाइजर था। लगभग 18 वर्ष पूर्व पुष्पेंद्र का विवाह जोधपुर की ही पूनम से हुआ था। आयु में पूनम पुष्पेंद्र से 10 वर्ष छोटी थी। कालांतर में पूनम 2 संतानों की मां बनी। बेटी बड़ी थी, उसका नाम रखा गया अंकिता और पुत्र का नाम ध्रुव। महत्वाकांक्षी पूनम का शुरू से ही सपना था कि उसका अपना घर हो जिसमें वह रानी की तरह राज करे, गर्व से सिर उठाकर कह सके, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं, यह मेरा घर है। जब तक मैं जीवित हूँ इसकी मालकिन रहूंगी। मेरे बाद घर पर मेरे बच्चों का अधिकार होगा। लेकिन वह ब्याह कराई। भरे पूरे घर में सास ससुर के अलावा एक जेठ और 3 ननदें। पूनम की आंखों में निजी मकान का सपना था तो संस्कार भी कम नहीं थे। इसीलिए वह पति से कभी नहीं कह सकी कि अपने परिवार को छोड़ो, निजी मकान बनवाओ और मुझे लेकर अलग रहो। आदर्श बहू की तरह वह मिलजुल कर गुजर करती रही। वक्त आगे बढ़ा, सास ससुर नहीं रहे। तीनों नंदे ब्याह कर ससुराल चली गईं और जेठ निजी मकान बनवाकर अपने परिवार सहित वहां रहने चला गया। अब फिर से शादी से पहले का सपना पूनम को बेचैन करने लगा। एक दिन पूनम ने पति को बताया कि शादी से पहले और शादी के बाद यह कल्पना में कैसे कैसे सपनों के आशियाना बनाती रही थी। उसके बाद बोली, आप भी कोई प्लॉट खरीद कर अपना मकान बनवा लीजिए। नया मकान बनवाने की क्या जरूरत है? पत्नी की भावनाओं को न समझकर पुष्पेंद्र बोला, रहने को अच्छा खासा यह मकान तो है, बेशक है, लेकिन पूरी तरह हमारा नहीं। पूनम बोली, इसके आधे के मालिक जेठ जी हैं, तीनों बहनों का भी हक बनता है। अगर वे तीनों अपना हिस्सा लेने पर अड़ गईं तो जो हिस्सा हमें मिलेगा वह हमारी जरूरत से काफी कम होगा। पूनम के तर्क ने पुष्पेंद्र को गंभीरता से सोचने पर विवश कर दिया। पति को चुप देखकर पूनम आगे बोली, जरा सोचो, जेठ जी और उनके परिवार का भी तो गुजारा हो रहा था, मगर वह यहां से क्यों गए? वह समझदार थे। बच्चों के भविष्य का ख्याल करके उन्होंने अपना मकान बनवा लिया। तुम भी पुराने मकान का मोह छोड़ो और अपना मकान अपना ही होता है। पुष्पेंद्र ने ठंडे दिमाग से सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि पूनम गलत नहीं कह रही थी। अतः उसने दौड़ धूप करके जल्दी ही चौपासिनी स्थित शांतिनगर में मौके का प्लॉट खरीद लिया। प्लॉट की रजिस्ट्री पूनम के ही नाम कराई। दूसरे दिन पुष्पेंद्र आर्किटेक्ट के पास गया तो पूनम के मन में जो नक्शा था उसका पूरा खाका खींच दिया। आर्किटेक्ट ने नक्शे के मुताबिक मॉडल भी बनाकर पुष्पेंद्र को दिखा दिया। पुष्पेंद्र और पूनम को वह अपने सपनों जैसा लगा तो भूमि पूजन के बाद भवन निर्माण आरंभ हो गया। ज्यों-ज्यों मकान बनता है पैसा कितना भी हो कम पड़ता जाता है। पुष्पेंद्र ने अपनी सारी जमा पूंजी झोंक दी। इसके बावजूद पैसा कम पड़ गया। ये पति का हाथ बंटाने के लिए पूनम आगे आई। सिलाई कढ़ाई आदि आती थी। घर पर यह काम करके उसने भी कुछ रुपए कमाकर मकान में लगाए। महीनों का समय तो लगा पर मकान बनकर तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद पुष्पेंद्र और पूनम ने अपने बच्चों के साथ शास्त्र सम्मत तरीके से गृह प्रवेश कर लिया। निजी मकान में आकर पूनम की प्रसन्नता का पारावार न था। मकान बनवाने में किसी भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति का जो हाल होता है वही हाल पुष्पेंद्र का हुआ था। आर्थिक रूप से वह चूक गया था। उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। इसलिए बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए उसने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया। वह सुबह 8:30 बजे काम पर जाता तो रात 10 बजे के बाद ही वापस लौटता। पूनम भी घर पर सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसा कमा लेती थी। अच्छी बात यह थी कि पुष्पेंद्र और पूनम ने भवन निर्माण में किसी से कर्ज नहीं लिया था। इसलिए 1 वर्ष बीतते बीतते उनके पांव फिर मजबूती से धरती पर जम गए। जब पैसा हाथ में आया तो पुष्पेंद्र बैंक के खाली हो चुके खातों में पैसा डालना चाहता था, लेकिन पूनम ने ऐसा करने से उसे रोक दिया, यह कहकर कि बैंक जमा रकम पर ब्याज बहुत कम देती है। पूनम ने जरूरतमंदों को ऊंची ब्याज दर पर पैसा देने की बात कही जिससे अच्छा लाभ होता। पुष्पेंद्र जानता था कि सूद पर पैसा देना और वसूलना कितना झंझट का काम है। बड़े पैमाने पर यह काम करने वाले तो गुंडों तक से वसूली कराते हैं। पूनम जैसी घरेलू औरत के वश का यह काम नहीं, पैसा डूब जाएगा। पूनम के पक्ष में सारे माइनस पॉइंट थे। इसके बावजूद पुष्पेंद्र उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। सोचा, साल भर की उसकी मेहनत की कमाई डूबती है तो डूब जाए, पर पूनम का दिल नहीं डूबना चाहिए। घाटा होना शुरू होगा तो वह स्वयं झंझट के इस धंधे को बंद कर देगी। यही सोचकर पुष्पेंद्र ने पूनम को अनुमति दे दी। पूनम ने आसपास के निवासियों से संपर्क बनाए और फिर उनको सूद पर पैसा देना शुरू कर दिया। 1 वर्ष में पूनम का यह काम चल निकला और 2 वर्ष बीतते बीतते उसे अच्छी आय होने लगी। पुष्पेंद्र खुश था कि उसने जो अंधा दांव लगाया था वह जीत गया था। पुष्पेंद्र ओवर टाइम करके जो पैसा कमाता पूनम उसे भी ब्याज पर उठा देती। पति पत्नी दोनों घोर व्यस्त रहते, इतने व्यस्त कि एक दूसरे के लिए समय निकालना भी उनके लिए कठिन होता। इतने थके होते कि लेटते ही गहरी नींद सो जाते।
दिसंबर 2012 के आरंभिक दिनों की बात है। पूनम के मायके में कोई मांगलिक आयोजन था। पूनम को ब्याज और मूलधन की वसूली करना थी, तो पुष्पेंद्र ने ओवरटाइम लगवा रखा था। इसलिए उन दोनों का जा पाना संभव नहीं था। सो आपस में विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने अंकिता और ध्रुव को ननिहाल भेज दिया। दूसरे दिन ही उनकी वापसी होनी थी। शाम को पुष्पेंद्र के मन में ख्याल आया कि पूनम का शिकवा दूर करने का आज सुनहरा मौका है। डिस्टर्ब करने के लिए बच्चे भी नहीं हैं। घर पहुंचकर उसे शादी के बाद के दिनों की याद ताजा करना चाहिए। इसलिए शाम 7 बजे तक ही उसने ओवरटाइम किया, फिर घर लौट चला। समय से पहले घर पहुंचकर पुष्पेंद्र पूनम को सरप्राइज देना चाहता था, सो फोन करके जल्दी आने की खबर नहीं दी। पुष्पेंद्र घर पहुंचा तब रात के 8 बज रहे थे। लोहे का मेन गेट खोलकर पुष्पेंद्र भीतर आकर दरवाजे पर पहुंचा। उसने जैसे ही डोर बेल बजाना चाही, पूनम की शोक हंसी उसके कानों में पड़ी। इसके तुरंत बाद एक मर्दाना आवाज पिघले शीशे की तरह पुष्पेंद्र के कानों में उतर गई। पूनम, हो तुम चीज गजब। 40 साल की हो गई, लेकिन जोश 20 साल की लड़की जैसा है। पुष्पेंद्र की खोपड़ी पर मानो बम फटने लगे। यह कौन है? पुष्पेंद्र ने डोरबेल से तुरंत हाथ हटा लिया और भीतर ताक झांक करने का प्रयास करने लगा। खिड़की के पल्लों में पारदर्शी कांच लगे थे और भीतर की ओर से उन पर पर्दे लगे हुए थे। अंदर सीलिंग फैन चल रहा था। पुष्पेंद्र का सौभाग्य या दुर्भाग्य यह था कि पंखे की हवा से खिड़की का पर्दा उड़ रहा था। पर्दा उड़ता तो कुछ पलों के लिए पारदर्शी शीशे से भीतर का दृश्य नजर आने लगता। खिड़की के उस पार ड्राइंग रूम था। पुष्पेंद्र ने दीवान पर किलालें कर रही निर्वस्त्र पूनम को देखा। पूनम के साथ मोहल्ले का एक युवक इरफान था। इरफान भी प्राकृतिक अवस्था में था। संभवतः वे दोनों आनंद की वह तरणी पार कर चुके थे, इसीलिए उत्तेजनाहीन लेटे मौखिक छेड़छाड़ कर रहे थे। जब खराब होने की उम्र थी तब तो पूनम खराब हुई नहीं, अब 40 साल की उम्र में अपने चरित्र को दागी बना लिया। पूनम की बेवफाई ने पुष्पेंद्र की आंखों के आगे अंधेरा ला दिया। गुस्सा भी बेइंतहा आया। सोचा वह चीखेगा या चिल्लाएगा, गाली गलौज या मारपीट करेगा तो बदनामी उसकी ही होगी। पूनम के बारे में मोहल्ले में जो चर्चा होगी सो होगी, वह भी किसी से नजर मिलाकर बात करने लायक नहीं रह जाएगा। पत्नी की बेहियाई देखने की शक्ति उसमें नहीं थी, सो खिड़की की ओर से मुंह फेर लिया। कुछ देर खड़ा सोचता रहा, फिर खामोशी से गेट से बाहर निकल गया। गेट भी उसने जस का तस बंद कर दिया। पुष्पेंद्र को किसी सहारे की तलाश थी, ऐसा सहारा जिसे गले लगाकर वह पूनम की बेवफाई का गम भुला दें। कोई सहारा समझ में नहीं आया तो यह शराब के ठेके पर जा पहुंचा। वहां छक कर शराब पी, फिर भड़ास निकालने एवं पूनम को सही राह दिखाने के लिए घर लौट आया। पुष्पेंद्र दरवाजे के सामने पहुंचा तो सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ। स्पष्ट था कि इरफान जा चुका था और पूनम भी फ्रेश होकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पुष्पेंद्र ने डोरबेल बजाई तो तत्क्षण पूनम ने दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर वह रोज की तरह मुस्कुराई, किंतु पुष्पेंद्र ने ना होठों पर मुस्कान सजाई ना कोई बात की। डगमगाते कदमों से वह भीतर आकर सोफे पर बैठ गया। अलबत्ता पुष्पेंद्र की सांसों की गंध ने जाहिर कर दिया कि वह शराब पिए हुए है। मौज मजे के लिए पुष्पेंद्र कभी कभी शराब पी लेता था। पूनम इसका बुरा नहीं मानती थी। उसने दरवाजा बंद किया और मुस्कान के मोती बिखेरते हुए वह उसके सामने आ खड़ी हुई। चूंकि बच्चे घर में नहीं थे इसलिए पूनम भी मूड में थी। वह पुष्पेंद्र से लिपटने लगी। पराये के साथ वफा कर चुकी पूनम अब अपने के साथ दगा करने को तैयार थी, इसलिए पुष्पेंद्र का क्रोध फिर सिर उठाने लगा। उसने पूनम को धक्का दिया। वह दूर तक लड़खड़ाती चली गई और गिरते गिरते बची। बस इसके बाद पुष्पेंद्र के मुंह से गालियां निकलने लगी। उसने वह सच भी उजागर कर दिया जिसे रात 8 बजे देखकर वह उल्टे पांव वापस लौट गया था। पोल खुलती देख पूनम का चेहरा सफेद पड़ गया। वह रोती हुई पति के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। पैसे की वसूली के लिए मैंने इरफान की मदद ली तो वह अपना कमीशन मेरे शरीर से वसूलने लगा। इरफान की नई उम्र देखकर मैं भी बहक गई थी। आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगी, पहली और आखिरी बार मुझे माफ कर दो। पुष्पेंद्र ने झुक कर पूनम की आंखों में देखा। प्रतिकूल समय देखकर तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रही हो, ये घड़ियाली आंसू हैं। गंगा जल हाथ पर रख दो तब भी मैं यही कहूंगी। पूनम ने और सख्ती से पति के पैर पकड़ लिए। मैं आत्मग्लानि से जमीन में गिरी जा रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो वरना मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूंगी। पुष्पेंद्र पूनम को माफ करने का मन बनाकर ही आया था। उसने चेतावनी देते हुए उसे माफ कर दिया। महीना 2 महीना तो ठीक बीते। उसके बाद पुष्पेंद्र को पूनम के रंग ढंग फिर से बदले नजर आने लगे। उसने इस बाबत पूनम से जवाब तलब किया, मगर वह साफ मुकर गई। मैं घर गृहस्थी वाली औरत हूँ, पतुरिया नहीं। गलती हो गई एक बार तो हमेशा थोड़े उस गलती को दोहराती रहूंगी। अपने मन से शक निकाल दो।
पुष्पेंद्र पूनम को शक से कैसे बरी कर देता। जिन सूत्रों से उसे खबर मिल रही थी वे अविश्वसनीय नहीं थे, इसलिए पूनम के झूठ पर वह तिलमिला जाता। उसका मन होता ऐसी औरत का गला दबाकर किस्सा ही खत्म कर दे। 12 अप्रैल 2013 को सचमुच पूनम का किस्सा खत्म हो गया। पूनम अपने घर में मरी पाई गई। चाकू से गोद गोद कर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या में प्रयुक्त किचन नाइफ भी लाश के पास पड़ा हुआ था। पता तब लगा जब दोपहर को एक पड़ोसन किसी काम से पूनम के घर गई। घर का दरवाजा खुला हुआ था। भीतर जाने पर उसे पूनम मुर्दा मिली। लाश देखकर बदहवास पड़ोसन ने शोर मचाया तो मोहल्ले के अनेक लोग एकत्र हो गए। पुष्पेंद्र को फोन करके घटना की खबर दे दी गई। इसके साथ ही क्षेत्रीय थाना चौहाबो को भी फोन कर दिया गया। सूचना पाते ही थानाधिकारी अमित सिहाग मौके पर पहुंच गए। चंद मिनटों बाद पुष्पेंद्र भी घर आ गया। छोड़ने के बाद खुली पड़ी अलमारी देखकर उसने बताया कि लॉकर में रखे मृतका के गहने और 25,000 रुपए नकद नदारद है। गहनों की कीमत उसने 3 लाख रुपए बताई। प्रथम दृष्टया स्पष्ट था कि वारदात लूटपाट के मकसद से हुई थी। अतः पुष्पेंद्र की ओर से थाना चौहाबो में धारा 302 और 394 आईपीसी के तहत मुकदमा अपराध संख्या 398/13 पर पंजीकृत कर लिया। इसी दौरान लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। दूसरे दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल गई। उससे खुलासा हुआ कि पूनम के शरीर पर चाकू से घातक वार किए गए थे, पर मौत गला दबाए जाने के कारण दम घुटने से हुई थी। डीसीपी पश्चिम अजय पाल लांबा ने केस के खुलासे तथा दोषियों की गिरफ्तारी के लिए एसीपी हिमांशु शर्मा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन कर दिया। जांच दल की बैठक में घटना की तह में पहुंचने के लिए कुछ बिंदु तय किए गए। उसके बाद जांच दल अलग अलग टीमों में बंटकर छानबीन करने लगा। छानबीन का एक बिंदु पूनम के सेल फोन की कॉल डिटेल्स थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकलवाकर अध्ययन किया तो पाया कि अधिकांशतः एक मोबाइल नंबर पर उसकी बात होती थी। घटना से पहले वाले सप्ताह में दोनों ने आपस में 63 बार बात की थी। आगे की छानबीन से पता चला कि यह मोबाइल नंबर दीपक रेगर का था। फदेवी रोड स्थित एक जिम में फिजिकल ट्रेनर था। उक्त जिम मुराद का था। चूंकि मुराद का असल काम ठेकेदारी का था, सो उसने जिम के संचालन का दायित्व दीपक को सौंप रखा था। दीपक संदेह की परिधि में आया तो 17 अप्रैल को जांच दल ने पूछताछ के लिए उसे उठा लिया। दीपक को थाना चौहाबो लाकर पूछताछ की गई तो पहले ही जवाब ने उसे प्रमुख संदिग्ध बना दिया। सर, मैं किसी पूनम व्यास को नहीं जानता। पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने मोबाइल कॉल की डिटेल्स दीपक की आंखों के सामने लहराई। अगर तुम पूनम को नहीं जानते तो उसे एक हफ्ते में 63 कॉल क्या तुम्हारे भूत ने की है? सच बताओ, वरना तुम जानते ही होगे कि सच्चाई जानने के लिए पुलिस के कैसे निराले तरीके होते हैं। दीपक का मुंह सूखने लगा। इसके बावजूद उसने जांच दल को गुमराह करने की कोशिश की, किंतु सफल नहीं हो सका। पुलिस अधिकारियों ने उसे अपने सवालों के जाल में ऐसा उलझाया कि उसने सच्चाई से पर्दा हटा दिया। दीपक ने जो बताया वह ब्याज पर पैसा देने वाली एक ऐसी औरत की कहानी थी जो अधिक पैसा कमाने की हवस में जिस्म भी दांव पर लगाने लगी थी। इरफान के संपर्क में पूनम किन परिस्थितियों में आई थी, सही पता नहीं। हाँ, तथ्यों के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि उसके प्रति पूनम के मन में प्रेम एवं लगाव जैसी कोमल भावना नहीं थी। उसकी रुचि इरफान के तंदुरुस्त और हसीन बदन में थी, वह बदन जो उससे 15 वर्ष छोटा था। इसीलिए जब पूनम का मन होता वह इरफान को घर बुला लेती। जैसा कि पूनम ने पुष्पेंद्र को बताया था कि उसने पैसा वसूलने के लिए इरफान की मदद ली थी। इरफान पूनम का डूब रहा पैसा वसूल कर लाता था। संभव है इसी कारण वह उसकी शक्ति एवं दबंगई पर फिदा हो गई हो। कारण कोई रहा हो, पर पूनम और इरफान के संबंध प्रगाढ़ थे। इस संबंध का जोश तब से ठंडा पड़ना शुरू हुआ जब पुष्पेंद्र ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। न जाने किन परिस्थितियों के चलते 40 साल की उम्र में पूनम बहक गई थी। वह गोश्त खाने का शौक तो रखती थी, पर हड्डी गले लगाने से परहेज करना चाहती थी। इसीलिए पति द्वारा देख लिए चाहने के बाद दूसरे ही दिन उसने इरफान को मना कर दिया। मेरे पति को सब कुछ मालूम हो गया है। पुष्पेंद्र ने मुझे त्याग दिया तो इस उम्र में सहारा देने वाला कोई दूसरा नहीं मिलेगा। सयाने हो रहे बच्चे मेरे चरित्र का दाग जानेंगे तो घृणा से मुंह फेर लेंगे। इसीलिए मैं इस रिश्ते को आगे जारी नहीं रखना चाहती। अपना रिश्ता आज, अभी और इसी वक्त से खत्म समझो। मुफ्त में मिलने वाला सुख इरफान यूं आसानी से छोड़ने को राजी नहीं था। ब्याज पर पैसा देने और सूद व मूल वसूलने के लिए बाहर जाना पड़ता था। सो इरफान पूनम को बाहर मिलने के लिए मनाने की कोशिश करने लगा। पूनम कहाँ मानने वाली थी। टूटा हुआ संबंध वह पुनः जोड़ने को राजी नहीं हुई। यहाँ तक कि उसने इरफान की फोन कॉल रिसीव करना तक बंद कर दी। इरफान बार बार उसे फोन करता, टोकता कर पूनम ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। इससे इरफान के कॉल करने पर फोन की घंटी बजना तो बंद हो गई,
पर स्क्रीन पर मिस्ड कॉल प्रदर्शित होने लगी। इरफान का जिगरी दोस्त था दीपक। पूनम ने इरफान का फोन उठाना बंद कर दिया तो दिसंबर 2012 में एक दिन इरफान ने दीपक के मोबाइल से पूनम को कॉल की। चूंकि पूनम के लिए वह नंबर नया था सो उसने कॉल रिसीव कर ली। इरफान देर तक पूनम से चिरौरी करके उसे मनाता रहा मगर उसकी मंशा पूरी नहीं हुई। पूनम ने उसे भाव नहीं दिया। बात करने के बाद इरफान ने दीपक को फोन लौटाया तो वह मुस्कुराकर बोला, लगता है गर्लफ्रेंड रूठ गई है और मनाने से भी नहीं मान रही। हाँ यार। इरफान ने पूनम को एक भद्दी गाली दी। फिर दीपक को अपना और पूनम का रंगीन किस्सा सुना दिया। दीपक कुछ देर तक सोचता रहा, फिर दार्शनिक अंदाज में बोला, शेरनी के मुंह में एक बार इंसानी खून लग जाए तो वह आदमखोर हो जाती है। मेरा अनुभव कहता है कि पूनम भी आदमखोर शेरनी है। अगर ऐसा है तो वह मुझसे दूर क्यों भाग रही है? यार, दागी से तो आजकल सरकार भी पीछा छुड़ाने में लगी है। पूनम तो मामूली चीज है। वह जानती है कि तुम हमेशा उसके पति की नजर में रहोगे, इसीलिए वह तुमसे वास्ता नहीं रखना चाहती। इरफान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सिर्फ मुझसे या किसी भी पराये से वास्ता नहीं रखेगी? सिर्फ तुमसे, यानी कि कोई दूसरा प्रयास करे तो उसे सफलता मिल सकती है। दीपक बोला, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं कोशिश करके देखूं। सफल हो गया तो तुम्हारा भी चांस बना दूंगा। ट्राई करके देख लो। इरफान मुस्कुराया, मुझे कौन सा उससे शादी करना है? पूनम जैसी औरतें दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए ही होती है। मैं पूनम तक पहुंचूं कैसे, इसका कोई आइडिया दो। कुछ दिन पहले ही पूनम मुझसे कह रही थी कि उसकी कमर और कूल्हों पर चर्बी की मोटी परत जमा हो गई है, इसलिए कोई जिम ज्वाइन करना चाहती है। तुम कॉल करो, शायद बात बन जाए। 2-3 दिन बाद दीपक ने पूनम को कॉल की। उसे अपने जिम की खूबियां बताईं और यह भी बताया कि कुछ दिन पहले इरफान ने उसका नंबर दिया था। दीपक से बात करके पूनम खुश हुई और जिम भी उसने ज्वाइन कर लिया। दीपक ने उसे दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक का टाइम दिया। उस समय जिम में कोई नहीं होता था, अतः उस दौरान पूनम को पटाने का अच्छा मौका था। दीपक का अनुमान सही था। पूनम इरफान से केवल इसलिए दूर भाग रही थी क्योंकि वह एक बार उसके पति की नजरों में आकर दागी हो गया था। तन्हाई में रोज 1 घंटा वह दीपक के साथ गुजारने लगी तो एक बार फिर उसके कदम बहक गए। जिम में व्यायाम सिखाने के बहाने दीपक पूनम को छूता ही नहीं, उससे सट भी जाता था। उसकी इन हरकतों पर पूनम नशीली आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा देती तो दीपक का हौसला बढ़ जाता। एक रोज दीपक जब पूनम को व्यायाम बता रहा था तो वह कमर की चर्बी दिखाते हुए बोली, दीपक, ये कमर की चर्बी कैसे कम होगी? मेरे कूल्हों पर भी काफी मांस चढ़ गया है। कमर की चर्बी तो 1 हफ्ते में कम हो जाएगी, पर कूल्हों की चर्बी कम मत करो। दीपक मुस्कुराया। क्यों? पूनम ने हंसकर पूछा। इसलिए कि तुम्हारे भरे भरे कूल्हे ही तो सेक्स अपील पैदा करते हैं, दीपक ने कहा और पूनम की मटकियां थपथपा दी। जवान लड़का 40 साल की औरत पर फिदा था तो वह क्यों नहीं बहकती? प्रीत और बड़ी तो पूनम कमला नेहरू नगर द्वितीय विस्तार स्थित दीपक के घर भी जाने लगी। अविवाहित दीपक अकेला रहता था सो वहां मनमानी करने में कोई बाधा नहीं थी। दीपक को इरफान ने पूनम की हर कमजोरी बता दी थी। दीपक पहले ही दिन से यह टारगेट किए हुए था कि उसे दौलत वाली पूनम के शबाब की दौलत लूटना है। अतः उसके बुलावे पर पूनम जब एक दिन उसके कमरे पर आ गई तो उसने उसी दिन अपनी मंशा पूरी करने का प्लान बना लिया। चढ़ती उम्र का जवान युवक स्वयं बाहों में पनाह मांग रहा था। पूनम इस लालच से बच नहीं पाई। दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बन गए। जनवरी 2013 के दूसरे पखवाड़े में भी पूनम उसके कमरे पर गई थी। फर्स्ट से दीपक की अलमारी में 80,000 रुपए रखे देखे तो पूछा, इतने सारे रुपए घर में क्यों रखे हुए हैं? पूनम, मुराद के जिम में कब तक नौकरी करता रहूंगा? मैं अपना जिम खोलना चाहता हूं, इसीलिए पैसा जमा कर रहा हूं। वह तो ठीक है, लेकिन 80,000 रुपए में जिम नहीं खुला करता, जानता हूं। इसीलिए तो रकम बढ़ाने के लिए घर में लाकर रखी हुई है। घर में रखने से तो पैसा नहीं बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ाने के लिए मुझे अप्रैल का इंतजार है। क्या होगा अप्रैल में? IPL का 6ठा सीजन शुरू होगा और मई तक चलेगा। इस दौरान सट्टे का बाजार भी गर्म रहेगा। मैं भी सट्टा खेलूंगा। दाम सही लगे तो 80,000 के 8 लाख बनते देर नहीं लगेगी। उसके बाद जिम का मेरा सपना पूरा। हार गए तो मेरा विश्वास है हारूंगा नहीं, और 2.5-3 महीने पैसा यूं ही अलमारी में रखा रहेगा। हाँ, ऐसा करो, ये रुपए मुझे दे दो, मैं ब्याज पर उठा दूंगी। पूनम ने प्रस्ताव रखा। IPL मैच शुरू होने से 10 दिन पहले रकम लौटा दूंगी। तुमसे लूंगी 80,000, पर दूंगी पूरे 1.5 लाख। पूनम का लालच बोलने लगा। दीपक को भी रकम 2 गुना करने का लालच आ गया। उसने पूरी रकम पूनम को दे दी। समय बीतता रहा। अप्रैल शुरू होते ही दीपक ने अपना पैसा मांगा तो पूनम आनाकानी करने लगी। IPL मैच शुरू हो गए।
पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर का था और उसके खिलाड़ियों पर बड़े दांव लगाने के लिए दीपक ने खासा होमवर्क किया था। पूनम ने उसका पैसा नहीं लौटाया तो दीपक को सारा खेल बिगड़ता नजर आने लगा। दीपक जब भी तकादा करता, पूनम कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। इससे दीपक को विश्वास हो गया कि पूनम की नीयत में खोट आ गया है और वह उसका पैसा पचा जाना चाहती है। दीपक ने अपने बयान में पुलिस को जो बताया उसके अनुसार पैसे का तकादा करने के लिए 12 अप्रैल 2013 को दीपक पूनम के घर गया था। इरफान को भी वह साथ ले गया था। दोनों ने पूनम से पैसा मांगा तो वह भड़क गई। उसने साफ मना कर दिया कि उसने दीपक से पैसा लिया था। इस पर गुस्से में दीपक ने उसे 2-4 तमाचे जड़ दिए। पूनम चीखने लगी तो इरफान ने उसे बेड पर गिराकर तकिया से उसका मुंह दबा लिया। दीपक तुरंत दौड़कर रसोई से चाकू उठा लाया और चाकू से पूनम की छाती पेट को गोद दिया। देखते ही देखते पूनम मर गई। दीपक और इरफान ने अलमारी की तलाशी ली। जो नकदी व गहने उनके हाथ लगे उन्हें लेकर फरार हो गए थे। दूसरे दिन पुलिस ने दीपक को न्यायालय में प्रस्तुत करके 3 दिन के रिमांड पर ले लिया। दीपक की निशानदेही पर इरफान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अनेक स्थानों पर दबिश दी, किंतु वह हाथ नहीं आया। रिमांड अवधि में ही 20 अप्रैल को दीपक ने पिन से अपनी कलाई की नस काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। ऐन वक्त पर पहरा ड्यूटी पर तैनात आरक्षक ने यह देखकर शोर मचा दिया। दीपक को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। तत्पश्चात फिर से उसे जेल भेज दिया। आत्महत्या के प्रयास का थाना चौहाबों में अलग से प्रकरण पंजीकृत किया गया। कहते हैं, लालच इंसान को अपने चरित्र से भी गिरा देता है। उसूलों से भी ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में पूनम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका एक सुखी संसार था, जिंदगी मजे में बीत रही थी, लेकिन ब्याज पर पैसा देने का धंधा शुरू करने के बाद पैसा तो घर में खूब आया, लेकिन यमराज की परछाइयां भी ले आया। यह कहानी सबक है उन लोगों के लिए जो पैसे की हवस में, कामना की हवस को साथी बना लेते हैं, फिर वही साथी उनके लिए मौत लेकर आते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।